बस बस बहुत हो गया, अब नहीं सहने वाली। हमेशा अपने घर वालों के लिए मुझसे झगड़ जाते हैं। अंत में आकर मैं ही बुरी बना दी जाती हूँ। लेकिन ऐसा कैसे, कब तक चलेगा? समझ में नहीं आता कि मैं गलत हूँ या विपिन। सुप्रिया गुस्से से कुछ देर कमरे में टहलती रही, फिर एकाएक बाहर चल दी। गेट से निकल ही रही थी कि वॉचमैन दौड़ता हुआ आया और बोला, कहीं जाना है मेम साहब? कैब बुला दूँ? नहीं, मैं पास ही जा रही हूँ, 10 मिनट में लौट आऊँगी। रात के 10 बज रहे थे, पर कुलाबा की सड़कों पर अभी भी काफ़ी गहमा गहमी थी। दुकानें अभी भी खुली हुई थी और लोग खरीदारी कर रहे थे। दुकानों के आसपास भी भीड़ थी। सुप्रिया के मन में खलबली मची हुई थी। आजकल जब भी उसकी पति के साथ बहस होती तो बात विपिन के परिवार पर ही आकर थमती। विपिन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, अपनी माँ की आंखों का तारा, उनका बेहद दुलारा। उसकी 3 बड़ी बहनें थीं जो उसे बेहद प्यार करती थी और उसे हाथों हाथ लेती थी। सुप्रिया को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, पर कभी कभी उसे लगता था कि उसका पति अभी भी बच्चा बना हुआ है। वह एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं उठा सकता है। रोज जब तक दिन में एकाध बार वह अपनी माँ व बहनों से बात नहीं कर लेता, उसे चैन नहीं पड़ता था। जब भी इस बात को लेकर सुप्रिया भुनभुनाती तो विपिन कहता, पिताजी के देहांत के बाद उनकी खोज खबर लेने वाला मैं अकेला ही तो हूँ। मेरे पैदा होने के बाद से माँ बीमार रहती थी। मेरी तीनों बहनों ने ही मेरी परवरिश की है। मेरे पिता के देहांत के बाद मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किल से पाला है। मैं उनका एहसान कभी नहीं चुका सकता। ऐसी दलीलों से सुप्रिया चुप हो जाती थी, पर उसे यह बात समझ में नहीं आती थी कि बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना हर माता पिता का फ़र्ज़ होता है, तो इसमें एहसान की बात कहाँ से आ गई। पर वह जानती थी कि विपिन से बहस करना बेकार था। वैसे उसे अपने पति से और कोई शिकायत नहीं थी। वह उससे बेहद प्यार करता था। वह एक भला इंसान था और उसके प्रति संवेदनशील था। उसे कोफ्त केवल इस बात से होती कि उसे अपने पति का प्यार उसके घर वालों से साझा करना पड़ता है। जब उसकी शादी हुई थी तो विपिन ने उससे कहा था, जाने मन, तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम अपना घर जैसे चाहे सजाओ, जिस तरह चाहे चलाओ। मैंने अपने को भी तुम्हारे हवाले किया। मेरी तुमसे केवल एक ही गुजारिश है कि चूंकि मैं अपने परिवार से बेहद जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए चाहता हूँ तुम भी उनसे मेल जोल रखो, उनका आदर सम्मान करो। मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता और अपनी बहनों को भी किसी भी कीमत पर दुख नहीं पहुँचाना चाहता। उसे याद आया कि अपने हनीमून पर जब वे सिंगापुर गए थे तो उन्होंने खूब मौज मस्ती की थी। एक दिन जब वे बाजार से होकर गुजर रहे थे तो विपिन एक जौहरी की दुकान के सामने ठिठक गया। बोला, चलो जरा इस दुकान में चलते हैं। वह मन ही मन पुलकित हुई कि क्या विपिन उसे कोई गहना खरीद कर देने वाला है। उन्होंने दुकान में रखे काफ़ी गहने देख डाले, पर विपिन ने एक हार उठाकर कहा, यह हार तुम्हें कैसा लगता है? अरे, यह तो बहुत खूबसूरत है, खुशी से बोली। तुम्हें पसंद है तो ले लो, हमारे हनीमून की एक यादगार भेंट। ओ विपिन, तुम कितने अच्छे हो, लेकिन इतनी महंगी? कीमत की तुम फिक्र ना करो। और हाँ सुनो, एक एक गहना अपनी तीनों बहनों के लिए भी ले लेते हैं। यहाँ से लौटेंगे तो वे सब मुझसे किसी भेंट की अपेक्षा करेंगी। सुनकर सुप्रिया मन ही मन कुढ़ गई, पर बोली कुछ नहीं। और मांझी के लिए? उसने पूछा। उनके लिए एक शॉल ले लेते हैं। वे घर सामान से लदे फदे लौटे। उसके बाद भी हर 30 त्यौहार पर अपने परिवार के लिए तोहफे भेजता। जब भी विदेश जाता तो उसके पास भांजे भांजियों की मनचाही वस्तुओं की लिस्ट पहले पहुंच जाती। अपने परिवार वालों के लिए उनके कहने की देर होती कि वह उनकी फरमाइश तुरंत पूरी कर देता। सुप्रिया को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। विपिन एक आईटी कंपनी में कार्यरत था और अच्छा कमा रहा था। उसे पूरा हक था वह अपनी कमाई जैसे चाहे जिस पर चाहे खर्च करे।
पर उसे यह बात बुरी तरह अखरती थी कि विपिन के जिस कीमती समय को वह अपने लिए सुरक्षित रखना चाहती, उसे भी वह बिना हिचक अपने परिवार को समर्पित कर देता। सुप्रिया को अपने पति का प्यार उसके घर वालों के साथ बांटना बहुत नागवार गुजरता। अब आज की ही बात ले लो, उनकी शादी की सालगिरह थी। वह कब से सोच रही थी कि इस बार एक शानदार जगह जाकर ठाठ से छुट्टियां मनाएंगे, और सब गुड़ गोबर हो गया जब से उसकी 2-4 किटी पार्टी वाली सहेलियां इटली होकर आई थी। वे लगातार उस जगह की तारीफ के पुल बांध रही थी कि उन्होंने वहाँ कितना लुत्फ़ उठाया। सुन सुनकर उसके कान पक गए थे। उसकी 1-2 सहेलियां के पति जो अरबपति थे, वे उनकी दौलत दोनों हाथों से लुटाती थी और नित्य नई साड़ियाँ और गहनों की नुमाइश करती थीं। इससे सुप्रिया जल भुन जाती थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने पति को राजी कर लिया था कि इस बार वे भी विदेश जाकर दिल खोलकर पैसा खर्च करेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे। उसने मन ही मन कल्पना की थी कि जब वह फ्रेंच शिफॉन की साड़ी में लिपटी, महंगे फॉरेन सेंट की खुशबू बिखेरती, हाथ में चॉकलेट का डब्बा लिए किटी पार्टी में पहुंचेगी तो सब उसे देखकर ईर्ष्या से जल मरेंगे, पर ऊपरी मन से उसकी खूब तारीफ करेंगी। मगर आज रात खाने के बाद जब उसने यह बात उठाई तो विपिन बोला, इस बार तो विदेश जाना जरा मुश्किल होगा। क्यों? इसलिए कि बड़ी दीदी संगीता की बेटी पूनम की शादी पक्की हो गई है। मैंने तुम्हें बताया तो था। आज ही सुबह उनका फ़ोन आया कि इस महीने सगाई की रस्म है और हमारा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आखिर मैं इकलौता मामा हूँ ना। भांजी की शादी में मेरी प्रमुख भूमिका रहेगी। आपके घर में तो हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है। वह मुंह बनाकर बोली, कभी किसी का जन्मदिन है तो कभी किसी का मुंडन तो कभी कुछ और। अरे जन्मदिन तो हर साल आता है, उसकी इतनी अहमियत नहीं, पर शादी ब्याह तो रोज़ रोज़ नहीं होते हैं ना। दीदी ने बहुत आग्रह किया है कि हम ज़रूर आएं। वे कोई भी बहाना सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं पूछती हूँ कि क्या कभी अपनी मर्जी से हम जी नहीं सकते? इतना क्यों बिगड़ती हो सुप्रिया? हम शादी की सालगिरह मनाने अगले साल भी तो जा सकते हैं। अभी से तय कर लो कि कहाँ जाना है और कितने दिनों के लिए जाना है। मैं सारी प्लानिंग तुम ही पर छोड़ता हूँ। जी हाँ, बड़ी मेहरबानी आपकी। हम सारा प्लान बना लेंगे और फिर आपके घर वालों का एक फ़ोन आएगा और सब कुछ कैंसिल। यह हमेशा थोड़ी ना होता है। यह हमेशा होता है, हर बार होता है। हमारी अपनी कोई ज़िंदगी ही नहीं है। तुम बेकार में नाराज़ हो रही हो। क्या मैंने कभी तुम्हें किसी चीज़ से वंचित रखा है? हमेशा तुम्हारी इच्छा पूरी की है। तुम्हारी सारी नाज नखरे सहर्ष उठाता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह तो हर पति करता है, बशर्ते वह अपनी पत्नी से प्यार करता हो तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? विपिन सुप्रिया की आंखों में झांक कर मुस्कुराया। लगता तो ऐसा ही है। सुप्रिया, तुम जाती कर रही हो। जानती हो, मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम देखकर मेरे यार दोस्त मुझे बीवी का गुलाम कहकर चिढ़ाते हैं। अच्छा, वह ऐसा क्यों कहते हैं भला? जब मेरी हर बात काटी जाती है, मेरा हर प्रस्ताव ठुकराया जाता है। हाँ, अगर कोई तुम्हें माँ के पल्लू से बंधा लल्लू या बहनों का पिछलग्गू कहे तो मैं मान सकती हूँ। विपिन खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हारा भी जवाब नहीं। विपिन ने टीवी ऑन कर लिया। सुप्रिया थोड़ी देर बड़बड़ाती रही। वह इस मसले को कल पर नहीं छोड़ना चाहती थी। अभी कोई फैसला कर लेना चाहती थी। अतः बोली, तो क्या तय किया है तुमने? किस बारे में? यह लो, घंटे भर से मैं क्या बकबक किए जा रही हूँ। हम इस टूर पर जा रहे हैं या नहीं? कह तो दिया भाई कि इस बार ज़रा मुश्किल है। तुम तो जानती हो कि मुझे साल में सिर्फ 2 हफ्तों की छुट्टी मिलती है। शादी में जाना जरूरी है, पर अगले साल इटली अवश्य। जी नहीं, मुझे तुम इन खोखले वादों से नहीं टाल सकते। पर अगले साल भी इटली उसी जगह बना रहेगा और हम दोनों भी। और तुम्हारा परिवार भी तो
वैसे ही सही सलामत ही रहेगा। तुम कभी कभी बड़ी बचकानी बातें करती हो। हाँ, मैं तो हूँ ही बेवकूफ़ झगड़ालू। सारी बुराइयाँ मुझ में कूट कूट कर भरी हैं। तुमसे इस विषय में बात करना बेकार है। अभी तुम्हारा दिमाग ज़रा गर्म है। कल सुबह ठंडे दिमाग से इस बारे में बात करेंगे। मैं ज़रा दफ्तर का ज़रूरी काम निपटा कर आता हूँ। क्या विपिन अपने ऑफिस रूम में चला गया। सुप्रिया अपनी बात ना मनवा पाई तो गुस्से से बिफर गई। कुछ देर वह क्रोध से भरी बैठी रही, फिर सहसा उठकर बाहर की ओर चल दी। कुलाबा के बाजार में अभी भी काफ़ी चहल पहल थी। सिनेमा के पास पहुंची तो देखा कि वहाँ भी भीड़ है। उसने सोचा कि टिकट खरीद कर रात का शो देख ले, 2 घंटे आराम से बीत जाएंगे। पर फिर यह सोच कर कि इस बीच अगर विपिन ने उसे घर में ना पाया तो वह परेशान हो जाएगा, उसे पागलों की तरह ढूंढेगा, इधर उधर फ़ोन घुमाएगा। अपना इरादा बदल लिया उसने। फिर वह मुड़ गई। यहाँ लोग समुद्र के किनारे बैठे ठंडी हवा का लुत्फ़ उठा रहे थे। सुप्रिया भी वहाँ मुंडेर पर बैठ गई और अपनी नज़रें समुद्र के पार क्षितिज पर गड़ा दी। समुद्र के बीच 2 समुद्री जहाज लंगर डाले थे। उनकी बत्तियाँ पानी में झिलमिला रही थी। सुप्रिया ने हसरत भरी नज़रों से समुद्र की गहराइयों में झांका। बस इस अथाह जल में समाने की देर है। उसने सोचा एक ही पल में उसके प्राणों का अंत हो जाएगा। उसने मन की आंखों से देखा विपिन उसके निष्प्राण शरीर से लिपट कर बिलख रहा है कि हाय प्रिय, मैंने क्यों तुम्हारी बात नहीं मानी। मैं जानता ना था कि तुम इतनी सी बात पर मुझसे रूठ जाओगी और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओगी। पर नहीं, वह क्यों अपनी जान दे। उसने अभी दुनिया में देखा ही क्या है और उसके ऊपर कौन सा गमों का पहाड़ टूट पड़ा है जो वह अपनी जान देने की सोचें। ठीक है, पति से थोड़ी खटपट हुई है, यह तो हर शादीशुदा स्त्री के जीवन का हिस्सा है। कभी खुशी तो कभी गम, और सच पूछा जाए तो उसके जीवन में खुशियाँ ज़्यादा हैं, गम ना के बराबर। वह आज जरा उत्तेजित है, विचलित है, क्योंकि उसकी मनमानी नहीं हुई है। कभी कभी उसका पति किसी बात पर अड़ जाता है तो टस से मस नहीं होता और उसे मजबूरन उसके आगे हार माननी पड़ती है। उसकी शादी को 4 साल हो गए और अभी तक वह समझ नहीं पाई कि वह अपने पति से कैसे पेश आए। ख्यालों में डूबी सुप्रिया को समय का भान ही नहीं हुआ। अचानक उसने चौंक कर देखा कि उसके आसपास की भीड़ अब छट चुकी थी। खोमचे वाले, आइसक्रीम वाले अपना सामान समेट कर चल दिए थे। हाँ, ताज होटल के सामने अभी भी काफ़ी रौनक थी, लोग आ जा रहे थे। एक और बात सुप्रिया ने नोट की, समुद्र के किनारे की सड़क पर अब कुछ स्त्रियां भड़कीले व तंग कपड़े पहने चहलकदमी कर रही हैं। उन्हें देखकर साफ लगता है कि वे रात की रानियां हैं। सहसा एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उसमें से 3-4 युवक सवार थे जो कॉलेज के छात्र लग रहे थे। एक युवक ने कार की खिड़की में से सिर निकालकर उसे आवाज़ दी, अकेली बैठी क्या कर रही हो? हमारे साथ आओ, कुछ मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। सुप्रिया दंग रह गई कि क्या ये लड़के उसे कुछ और समझ बैठे हैं। हद हो गई है। क्या इन्हें एक भले घर की स्त्री और उसमें एक फ़र्क नहीं दिखाई देता? अब यहाँ इतनी रात गए यूँ अकेले बैठे रहना ठीक नहीं। उसे अब घर चल देना चाहिए। सुप्रिया तेजी से घर का रुख किया। कार उसके पास से सर से निकल गई, पर कुछ ही देर बाद वही कार लौटकर फिर उसके पास आकर रुकी। आओ ना डियर, होटल में बियर पियेंगे। तुम्हें चाइनीज़ खाना पसंद है? हम तुम्हें महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे। उसके बाद डांस करेंगे। हम तुम्हारा भरपूर मनोरंजन करेंगे। एक लड़के ने खिड़की से सिर निकाल कर कहा। आपको गलत फहमी हुई है, वह संयंत्र स्वर में बोली। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अपने घर जा रही हूँ। तो चलो ना, हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। कहाँ रहती हैं आप? वे लड़के कार धीरे धीरे चलाते हुए उसका पीछा करते रहे और लगातार उससे बात करते रहे। जाहिर था कि वे कंगाल थे। वे बिना पैसा खर्च किए
उसकी सोहबत का आनंद उठाना चाहते थे। सुप्रिया अपनी राह चलती रही। सहसा गाड़ी उसके पास आकर झटके से रुकी। एक लड़का गाड़ी से उतरा और उसके पास आकर बोला, आखिर इतनी जिद क्यों कर रही हो? हम तुम्हें सुपर टाइम देंगे। आई प्रॉमिस। चलो गाड़ी में बैठो। और वह सुप्रिया से हाथापाई करने लगा। मुझे हाथ मत लगाना, नहीं तो मैं शोर मचा पुलिस बुला लूँगी, उसने कड़क आवाज़ में कहा। अचानक एक और कार उसके पास आकर रुकी। उसका हॉर्न जोर से बज उठा। सुप्रिया ने चौंक कर देखा तो विपिन अपनी कार में बैठा उसे आवाज़ें लगा रहा था। सुप्रिया जल्दी आओ, गाड़ी में बैठो। सुप्रिया अपना हाथ छुड़ा दौड़कर गाड़ी में बैठ गई। इतनी रात को यह तुम्हें क्या सूझी? विपिन ने उसे बहुत डांटा। यह क्या घर से अकेले बाहर निकलने का समय है? सुप्रिया, तुम्हें कब अक्ल आएगी? देखा नहीं कैसे कैसे गुंडे मवाली रात को सड़कों पर घूमते हैं, शिकार की ताक में रहते हैं। मेरी नज़र तुम पर पड़ गई, वरना जानती हो क्या हो जाता? क्या हो जाता? अरे वे लोफर तुम्हें गाड़ी में बैठाकर अगवा कर कर ले जाते हैं। अगवा करना क्या इतना आसान है? हर समय पुलिस की गाड़ी गश्त लगाती रहती है। हाँ, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही अगर वे गुंडे तुम्हें ले उड़ते तो तुम समझ सकती हो कि वे तुम्हारा क्या हश्र करते। सुप्रिया, तुम रोज़ अखबार में इस तरह की घटनाओं के बारे में पढ़ती हो, टीवी पर देखती हो, फिर भी तुमने ऐसा खतरा मोल लिया। तुम्हारी अक्ल क्या घास चढ़ने चली गई है? ये सब वे कैसे कर पाते? सुप्रिया ने प्रतिवाद किया। मैं ज़ोर से चिल्लाती तो भीड़ इकट्ठी हो जाती, पुलिस पहुंच जाती। यह सब कहने की बातें हैं। इस सुनसान सड़क पर तुम्हारे शोर मचाने से पहले ही बहुत कुछ घट जाता। वे तुम्हें मिनटों में गायब कर देते और फिर तुम्हारा अता पता भी ना मिलता। मत भूलो कि वे लोग 4 थे और तुम अकेली। तुम उनसे मुकाबला कैसे कर पाती? इस तरह की हट की वजह से आए दिन औरतों के साथ हादसे होते रहते हैं। इतनी रात को अकेले घर से निकलना, अनजान लोगों से लिफ्ट लेना, गैरों के साथ टैक्सी शेयर करना, ये सब सरासर नादानी है। सुप्रिया ने चुप्पी साध ली। घर पहुंचकर विपिन ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। एक वादा करो कि अब से जब भी तुम मुझसे खफा होगी तो बेशक मुझे जो चाहे कर लेना, पर इस तरह का पागलपन नहीं करोगी। कह उसने इटली जाने के लिए होटल की बुकिंग और प्लेन की टिकट सुप्रिया को थमा दिए। यह क्या? तुम तो कह रहे थे कि इस साल जाना नहीं हो सकता। हाँ, कहा तो था, पर अब तुम्हारा कहना कैसे टाल सकता हूँ? प्रोग्राम कैंसिल कर दो। क्यों? अरे भाई, दीदी की बेटी की शादी जो हो रही है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा ना। दीदी से शादी में ना आने का कोई बहाना बना दूंगा। जी हाँ, और फिर सबसे डांट सुनोगे। तुम तो आसानी से छूट जाओगे, पर सब मुझे ही परेशान करेंगे कि सुप्रिया अपने ससुराल वालों से अलग थलग रहती है और अपने पति को भी अपने चंगुल में करके रखा है। उसे अपने परिवार से दूर करना चाहती है। हद हो गई सुप्रिया, चित भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। तुमसे मैं कभी पार नहीं पा सकता। हाँ वो तो है। खिलखिलाकर वह हंस पड़ी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। शिवानी बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही मेहनती स्त्री है। शिवानी को एक प्यारी सी बेटी है। शिवानी आत्मनिर्भर बन कर उसने खुद ही अब तक अपनी बेटी को पाला है। शिवानी का पति गौरव से तलाक हो चुका है। शिवानी ने तलाक यूं ही नहीं लिया, पूरे 5 सालों तक सहन करने के बाद। शायद हमारा समाज इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। शिवानी गौरव से दूर अपने खुद के आशियाने में रहने लगी। आज पूरे साल भर बाद शिवानी खुशी में डूबी और थकान से चकनाचूर हुई घर में घुसी। घर में घुसते ही गोद में सोई हुई अपनी 3 वर्षीय बेटी को बेडरूम में बेड पर लिटा दिया। बच्ची नींद में कसमसाती रही, लेकिन शिवानी ने जैसे तैसे उसके कपड़े बदले। 20 मिनट बाद मैं खुद भी फ्रेश होकर रसोई समेट और अपने बेडरूम में आई तो रात के लगभग 11 बजने वाले थे। लेकिन इतनी थकावट के बावजूद भी उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज पूरे दिन की और पिछले 3-4 दिनों की
भाग दौड़ ने शारीरिक रूप से उसे थका दिया था, परंतु मानसिक तौर पर वह अपने आप को बहुत ही हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। पूरा दिन नए नए लोगों के साथ मिलने जुलने में कैसे बीत गया उसे आभास ही न हुआ, और वही सब याद कर शिवानी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इतने में उसकी फोन की घंटी बजी तो अपने विचारों का तांता टूट जाने से शिवानी हड़बड़ा उठी। सोचने लगी कि इस समय तो विवेक, जिससे शिवानी की सगाई हुई है, ही फोन कर सकता है, लेकिन वह अपने घर पर अभी कहाँ पहुंचा होगा। और फिर सगाई के बाद सभी मेहमानों को विदा कर उसने कितने अपनेपन से माँ बेटी दोनों को आश्वासन दिया था। अब कल सुबह ही फोन पर बात होगी। रात गए मैं तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ, केवल मैसेज कर दूंगा कि घर पहुंच गया हूँ। अपना और हमारी बेटी का ख्याल रखना। बिस्तर से उठने की कोशिश में शिवानी ने महसूस किया कि उसकी एड़ियों में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। लंगड़ाते हुए उसने कमर सीधी की और फोन उठाया। उसे घबराहट हो रही थी कि कहीं रास्ते में विवेक की कार तो खराब नहीं हो गई, लेकिन फोन की स्क्रीन पर संध्या का नाम देख चौंक गई। आज ही की पार्टी में उससे पहली बार मुलाकात हुई थी। वही संध्या ने उसके मोबाइल फोन का नंबर मांगा था, साथ ही अपना भी दे दिया था। विवेक की एक सहकर्मी मिसेज रूपा अपने साथ अपनी छोटी ननद को भी साथ लाई थी। हेलो संध्या, शिवानी ने अपनी आवाज में सहजता लाते हुए पूछा। आप और मिसेज रूपा ठीक ठाक घर पहुंच गई थी ना? जी शिवानी जी, संध्या कुछ हिचकिचाते बोली। सॉरी, इतनी रात गए फोन कर रही हूँ। मुझसे आपका थैंक्स किए बिना रहा न गया। मैंने ना तो आपसे ना ही विवेक जी से पहले कभी मिली हूँ, लेकिन फिर भी भाभी के साथ आपने मुझे भी इनवाइट किया। नो प्रॉब्लम, इस फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत थी? जब जान पहचान हो ही गई है तो मिलते जुलते रहेंगे। शिवानी जी, आप बहुत अच्छी हो, तभी तो विवेक जी ने आपको पसंद किया होगा। और आज कि आपकी सगाई का भी इतना बढ़िया इंतज़ाम आपने अकेले ही किया, वो भी विवेक जी के दोस्तों के लिए, क्योंकि आपने तो अपने सिर्फ 3-4 ही मेहमान बुलाए थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं संध्या। अब विवेक के लिए इतनी दूर से दूसरे शहर से आना जाना मुश्किल सा था। वैसे भी रेस्टोरेंट या मेन्यू वगैरह चेक करना, ये सब मोबाइल के ही जरिए सलाह मशविरा करना आसानी से हो गया। वैसे शिवानी जी, विवेक जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? और दीदी बता रही थी कि आप उन्हें सिर्फ साल भर से ही जानती हैं, और यह भी कह रही थी कि वह शादी के बाद आपके ही घर में मूव हो जाएंगे। यह सब कुछ उल्टा सा नहीं लग रहा? शिवानी को ऐसे पर्सनल प्रश्नों का उत्तर देना अजीब सा लगा, और वह भी एक अनजान सी लड़की को, जिसे वह आज ही केवल औपचारिक तौर पर ही मिली हो। इसलिए बात को आगे न बढ़ाते हुए शिवानी ने नम्रता से यह कहकर फोन बंद कर दिया कि अभी थकी हुई है, जब कभी फिर मिलेंगे तो खुलकर बातें होंगी। 3 महीने बाद जब विवेक को शिवानी की शहर में नौकरी मिल गई तो दोनों ने बहुत सादगी से 2-4 दोस्तों को बुलाकर कोर्ट मैरिज कर ली। वहां से घर पहुंचकर विवेक का सामान, जो केवल 3 सूटकेस में ही था, शिवानी ने पति से पूछकर या बताकर जहां जहां जो कुछ भी रखना था सही ढंग से संभाल कर रख दिया। परंतु शादी के कुछ दिन बीतते ही पति का आए दिन दिल दुखाने वाला रूखा सा व्यवहार देखकर शिवानी परेशान रहने लगी। बात बात पर पति धौंस जमाते हुए हमेशा कह देता, तुम तो तलाकशुदा हो और ऊपर से एक बच्ची की माँ भी। मुझे तो कुंवारी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मैंने इस आस में तुमसे रिश्ता जोड़ लिया कि तुम्हारे पास अपना घर है, कमाती भी अच्छा हो तो पैसा भी काफी जमा कर रखा होगा, इसलिए तुमसे शादी करके अपना बिजनेस खोलने की पूरी उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन तुम तो कंगाल निकली, या कभी
दबाव डालने लगता कि यह अपना घर बेचो और वह अपनी नौकरी छोड़कर एक पत्नी होने के नाते मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटाओ। सुबह उठते बैठते पति कोई ना कोई बिजनेस करने की नई नई योजनाएं बनाता रहता। शिवानी इस मानसिक प्रताड़ना को सहन करते करते हीन भावना का शिकार होने लगी। उसके काम पर तो इसका बुरा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा था, परंतु साथ ही उसकी सदा मुस्कुराती नन्ही सी भी अपनी मम्मी को हर समय मुरझाया सा देख चुप चुप डरी सहमी सी रहने लगी। शिवानी का पहला पति गौरव अपनी शराब की बुरी लत के कारण नशे में धुत होकर शिवानी को अक्सर बेरहमी से मारा पीटा करता था। इस विदेश में कोई दूर दूर का भी रिश्तेदार न होने के कारण वह अंदर ही अंदर घुट घुट कर उसके अत्याचारों को सह रही थी। लेकिन एक रात उस आदमी ने शिवानी को पीटते हुए इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दरवाजे से टकराती हुई घर के बाहर आ गिरी। शोरगुल सुनकर पड़ोसी ने पुलिस के साथ साथ एम्बुलेंस को भी फोन कर दिया। सिर फट जाने के कारण शिवानी को अस्पताल भर्ती करा दिया गया। उस समय वह गर्भवती थी। प्रभु की कृपा से उसके गर्भ का बाल भी बांका ना हो पाया, परंतु पुलिस वालों ने सोशल सर्विस वालों को सूचित कर उसे वापस घर जाने नहीं दिया। शिवानी पढ़ी लिखी तो थी ही, इसलिए अपनी सोशल वर्कर की सहायता से वह भारत वापस आ गई और नौकरी ढूंढकर यहाँ किराए के कमरे में रहने लगी और बच्ची होने के बाद अपना यह छोटा सा घर भी किस्तों में खरीद लिया। पति के दुर्व्यवहार के कारण वह मारपीट व पुरानी कष्टदायी बातें अब रह रहकर शिवानी को फिर से याद आने लगी। उस घरेलू हिंसा और इस मानसिक अत्याचार में अंतर यह था कि शारीरिक घाव तो शीघ्र भर जाते थे, लेकिन विवेक द्वारा पहुंचाई गई मानसिक पीड़ा व ताड़ना के कारण शिवानी सहित उसकी बच्ची का भी जीवन असहनीय बनता जा रहा था। बहुत सोच समझकर अब वह ऐसे निर्णय पर पहुंची जो लाखों में से एक आधी महिला ले पाती है। विवेक, मैंने फैसला कर लिया है, जो आपको शायद बुरा भी लगे। मेरा व बेटी का अब आपके साथ यूं दिन रात के लड़ाई झगड़ों के बीच रहना बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? जैसे पहले पति को छोड़कर अपनी नई जिंदगी बसर करने लग गई थी, अब मुझे भी छोड़कर क्या पहले की तरह रह पाओगी? यह सब भूल जाओ। एक बार तलाकशुदा हुई औरत को दुनिया हमेशा बुरी नजर से ही देखता है, और तुम डबल डिवोर्सी का कलंक माथे पर लगाकर किस मुंह से दुनिया का सामना करोगी? और तो और तुम्हारी बेटी से भी रिश्ता जोड़ने का कभी कोई सोचेगा तक नहीं। अभी भी मेरे कहे पर चलोगी तो सही रहोगी। गुस्से में आग बबूला हुआ विवेक बोलता चला जा रहा था। मुझे तो घर बसाने के लिए कई मिल जाएंगी। वो मिसेस रूपा की ननंद संध्या है ना, वह अभी तक कुंवारी है। उन्होंने तो मुझे कितनी दफा हिंट भी दिया था कि यहाँ क्या कुंवारी लड़कियों की कमी है जो तुम एक बच्चे की माँ से शादी करने जा रहे हो। संध्या का नाम सुनते ही शिवानी चौंक गई। तो क्या इसीलिए उस रात संध्या ने फोन किया था? तो आपने उस समय हमारी सगाई तोड़कर संध्या से क्यों नहीं शादी कर ली? शिवानी ने भरी गले से पूछा। अरे मैं बेवकूफ था। मेरी अक्ल घास चढ़ने गई थी। सोचा कि कहीं कम सैलरी पाने वाली लड़की से शादी करने से कहीं मुझे भी उसकी जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। तब तो मेरा बिजनेस का सारा प्लान धरा का धरा रह जाता। अब तो संध्या का सैलरी कितना हो गया है पता है? 26 लाख सालाना। सो मेरी लाइन क्लियर। तुम भी तो अब मेरे किसी काम की नहीं रही। बस यही तो सोचकर मैं भी आपसे अलग होना चाहती हूँ। हमारी शादी की शुरुआत विश्वास व प्यार नहीं बल्कि झूठ और लालच की बुनियाद पर हुई थी। हाँ, काश आपने शादी से पहले ही अपना बिजनेस खोलने के प्लान के बारे में मुझे बताया होता
शायद उस वक्त सोच विचार कर आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने पर राजी हो जाती। अपनी बात जारी रखते हुए शिवानी बोली, और रही डबल डिवोर्सी वाले कलंक को लेकर बाकी की जिंदगी काटने की बात, तो झूठ व लालच के साथ रहने के बदले मुझे इस तरह का अकेला जीवन जीना मंजूर है। मैंने आज तक जानबूझकर कभी किसी की आत्मा को नहीं दुखाया है, इसलिए भगवान भी मेरी या मेरी बेटी का कभी बुरा नहीं होने देंगे। मुझे पूरा विश्वास है। शिवानी टूट सी गई, परंतु अपने निर्णय पर अटल रही। और फिर समय बीतते विवेक के साथ वही हुआ जो ऐसे लालची लोगों के साथ होता आया है। हर तरफ उसके विश्वासघाती होने का समाचार जंगल में आग की भांति फैल चुका था। परिणाम स्वरूप जिन कुंवारी लड़कियों के साथ फिर से घर बसाने की उम्मीद लेकर वह बरसों पहले शिवानी के घर से निकला था, अब सारा जीवन उसे अपना सा मुंह लेकर यूं ही दर बदर की ठोकरें खाकर बिताना पड़ रहा है। दूसरी ओर चूंकि शिवानी का भगवान के साथ साथ स्वयं पर विश्वास हर पल दृढ़ बना रहा, तो कदम कदम पर उसके साथ चलते हुए भगवान ने भी उसका व उसकी बेटी का जीवन मार्ग कांटों रहित बनाया रखा। आज शिवानी के 2 नाती नातिन हैं। उसकी बेटी उसे माँ से अधिक एक सहेली की तरह चाहती है, और तो और उसका दामाद भी अपने माँ बाप की भांति शिवानी को भी किसी बात की कोई कमी महसूस नहीं होने देता। विवेक द्वारा शिवानी को दिया गया नाम डबल डिवोर्सी शिवानी के लिए कलंक नहीं अपितु वरदान साबित हुआ। परंतु अन्य महिलाओं का तलाक से संबंधित उसके पास परामर्श लेने पर वह उन्हें सदैव यही समझाती रही कि हो सकता है आपकी समस्या या आपकी परिस्थिति मुझसे अलग हो, इसलिए पहले से ही क्षमा मांगूंगी कि मैं इसके लिए ना तो आपको उत्साहित करूंगी या किसी तरह का सहयोग दे पाऊंगी।